हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम एस्टेट टीजीटी 2024 के जो लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 131 से। ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज़ ए फेज वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट ए सर्टेन पॉइंट एट ए टाइम 10⁻³ सेकेंड अपार्ट इज। इसमें ऑप्शंस आपको गिवन है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो फेज डिफरेंस होता है आपका डेल्टा फाई, आपको निकालना है फेज डिफरेंस सर्टेन पॉइंट से। आपको दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है इन्हें चेंज इन टाइम में। तो उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/t इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻³ सेकेंड आपको गिवन है। ये जो कैपिटल टी है ये आपका है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है वो आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है 500 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ से 1/500 हर्ट्ज जब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.002 सेकेंड वैल्यू आएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π डिवाइड बाई जो टाइम पीरियड आया है 0.002 सेकेंड मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड है। इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा पॉइंट्स में 0.001। ठीक है, इस हिसाब से ये वैल्यू जब कटेगी तो 2π डिवाइड बाई 2 और इसको और कट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 132। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो इससे पहले हम रिफ्रैक्शन जान लेते हैं। कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से ऊपर एक ये वाला मीडियम हो गया फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ऐसे ही सरफेस से नीचे वाला हो गया ये सेकंड मीडियम। ठीक है, जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो तो बैक बाउंस चली जाएगी। ठीक है, अगर वो रिफ्रैक्ट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग या तो वो टूवर्ड्स दी उस नॉर्मल के बैंड हो जाएगी या उस नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये जो इसमें से पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, और वो जो बैंड हो रही है लाइट उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और अब इससे पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन किस में नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो पहला जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। सन अपीयरिंग हाइयर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, ये भी हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, ये भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, शाम के समय जो सन होता है वो रेडिश सा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 133। आउट ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन विच इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसमें ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा वन डायमेंशनल के सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो होती है करली स्क्वायर वाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर करली स्क्वायर वाई डिवाइड बाय करली टी स्क्वायर। यहाँ पे पता चल रहा है कि जो y है वो फंक्शन किसका है, x का और t का है। x और t क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, ओके। जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो समझ जाएंगे हम वो क्या है इक्वेशन, फर्स्ट वन डायमेंशन की इक्वेशन होगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें इस इक्वेशन के लिए हम क्या निकालना है, सबसे पहले करली y बाय करली x निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके हिसाब से ये सारे कांस्टेंट। ओके, तो एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x होगा। अब फर्दर इसको और सोल्व करेंगे तो करली स्क्वायर y करली एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स तक करना है ना हमें इसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू क्या आएगी, 2x का फर्दर क्या होगा 2 आएगा। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में अब क्या निकालना है हमें, अब करली y बाय करली t निकालना है, इसका भी 2 टाइम्स करना है ये वाली वैल्यू का। तो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो अब ये वाली वैल्यू कैंसिल और यहाँ से निकलेगा। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t और वी स्क्वायर इसमें ऑलरेडी था ही, 2v स्क्वायर t आ गया।
अब इसको फर्दर करेंगे, करली स्केयर वाई करली टी स्केयर। अब इसमें ये क्या होगा, 2t का 2 हो जाएगा और वी स्केयर कॉन्स्टेंट था ही, तो 2v स्केयर। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज जो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू 1/v स्केयर ऑलरेडी था ही, करली स्केयर वाई बाई करली टी स्केयर की वैल्यू हमारे पास है 2v स्केयर। अब यहाँ v स्केयर से v स्केयर कैंसिल आउट, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन होगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर, y इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वी स्केयर टी स्केयर। अब इस इक्वेशन को जब हम निकालेंगे तो इस सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं यही ऐसे अप्लाई करूँगा। तो जब मैं सेकेंड टाइम तक इसका क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू इसकी 2 आएगी। ओके, ऐसे ही टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, करली वाई बाई करली टी एक्स, इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो बस हल्का सा चेंज आएगा, वो आएगा माइनस का चेंज आएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 2v स्केयर। अब जैसे इन दोनों वैल्यूज़ को इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करूँगा तो अब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 2 इक्वल्स टू 1/v स्केयर माइनस 2v स्केयर, राइट। जैसे ही इसको मैं सोल्व करूँगा, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल आउट और ये -2 बच जाएगा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ 2 इक्वल्स टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से ये हमारी क्या सेकंड जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हुआ, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथ के साथ थर्ड और फोर्थ में भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, इन इक्वेशंस के साथ y इक्वल्स टू एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर दे रखा है। ऐसे 4 में y इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो माइनस वाले में ऑटोमेटिकली वो प्लस आएगी, तो दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी इस केस में भी, और इस केस में तो आएंगी ही, क्योंकि यहाँ पे अगर इस थर्ड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा हल्का सेलिब्रेट करूँ तो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ x और प्लस माइनस वी टी का होल होगा। तो इस हिसाब से ये फंक्शन होगा इसका। ऐसे ही फोर्थ के लिए हो जाएगा। ठीक है, और उसमें वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आएगी, तो उसके वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ और फर्स्ट तो हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, सिर्फ सेकंड नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट दे रखा आपको, हमें नोट वाला बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, हिमगिरी। हिमगिरी है ना, एक वैरायटी है आपकी गेहूं की। ठीक है, ये वैरायटी किसकी है, वीट की है आपकी। ओके, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, स्ट्राइप रस्ट और लीफ को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, हिमगिरी वीट है तो ये स्ट्राइप रस्ट को रेजिस्ट करता है। ओके, सेकेंड क्या है, पूसा सोरनिम। ठीक है, ये जो पूसा सोरनिम है ये वैरायटी है ब्रेसिका की, मतलब इंडियन मस्टर्ड की, जो सरसों की होती है खेती। ठीक है, उसकी वैरायटी है। इसका काम होता है वाइट रस्ट डिसीज़ को रजिस्ट करना। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफिड को रजिस्ट कर रहा है ये, जो कि यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड भी देख लेते हैं, पूसा गौरव। ये जो पूसा गौरव है ये अनदर वैरायटी है ब्रेसिका की। ठीक है, इसका काम होता है रजिस्ट करना एफिड को। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ चीज़ करेक्ट है। ओके, तो पहला भी करेक्ट था, थर्ड भी करेक्ट है। ओके, फोर्थ में क्या है, पूसा कोमल। ये जो पूसा कोमल है ये वैरायटी है आपकी किसकी, काउपी की। ठीक है, इसका काम होता है रजिस्ट करना बैक्टीरियल ब्लाइट को। ठीक है, और यहाँ पे यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ करेक्ट है। हमसे पूछा था कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 135। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जो स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए जो प्राइमरी हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कोक। अब यहाँ पे कोक को ही क्यों यूज़ किया, बाकियों को क्यों यूज़ नहीं किया, तो जो प्राइमरी यूज़ होता है स्टील को बनाने के लिए उसमें भी कोक के 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, 3 फंक्शंस में पहला फंक्शन होता है इसका एज ए फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा काम होता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो ओर में आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, मोल्टन में आयरन दे देता है। ठीक है, ओके। थर्ड हम यूज़ करते हैं इसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग और पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो रॉ मटेरियल हम
आयरन और फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, अब बात आती है हमने कोल गैस को, कोल तार को, बिट्यूमेन को क्यों नहीं लिया। ये जो हमारा कोल गैस है ना, ये हमारा क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका हम सिर्फ फ्यूल सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉट कम्प्लीटली प्राइमरली सोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के लिए। और जहाँ पे ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, कोल तार और बिटुमिन, ये भी बाय प्रोडक्ट हैं कोल के। इनका यूज़ रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, राइट, रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो मेनली हमें पता चल गया जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्राइमरी प्रोसेस किसका रहता है, कोक का रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 136। द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट पेनिट्रेट्स ए ब्लॉक ऑफ वुड टू ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इज। ऑप्शन आपको गिवन है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है। ओके, उसको स्टॉप करते हैं ना, जब बुलेट को स्टॉप करेंगे तो उस टाइम पे कितना एवरेज फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास हमें गिवन है 60 ग्राम गिवन है, इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.016 किलोग्राम, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालनी है, वो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। यहाँ पे जो u है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। जो v है हमारी वो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। a हमें एक्सेलरेशन जो निकालनी है, s हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज़ 0.12 मीटर, राइट। ओके, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 260 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी वो होगी जब उस टाइम पे बुलेट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब जस्ट इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और हमें आंसर निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, विच इज़ ओके 260, इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, और ये वैल्यू हमारी डिस्टेंस की 0.12 मीटर। ओके, जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नियर अबाउट टू माइनस का 281,666.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। हमें जस्ट इस वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -281,666.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है हमारी यूनिट फोर्स की, न्यूटन। तो जैसे ही मैं अब इसको सोल्व करूँगा ओवरऑल, तो मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और वैल्यू होगी 4510 न्यूटन होगी, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये माइनस का ध्यान जरूर रखना आपको, क्योंकि फोर्थ में भी वैल्यू दे रखी है सेम एग्जैक्ट, बस साइन का ही चेंज है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 137। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल दो चीज़ें कंसिस्ट करता है हमारी, एक तो इंटरफेज और एक हमारा माइटोटिक, या फिर आप बोल सकते हो एम फेज, ठीक है। ओके, जो हमारा इंटरफेज होता है उसमें भी क्या क्या चीज़ें फर्दर इंक्लूड होती है हमारी, एक तो G1 होता है, एक होता है S, और एक होता है G2 फेज, ठीक है। ये टोटल 3 होते हैं इंटरफेज में, और इसमें ये एम फेज ही होता है। ओके, अब बात आती है कि जो DNA सिंथेसाइज होता है फर्स्ट ऑप्शन में, वो हमारा एस फेज के दौरान होता है, एस फेज के दौरान होता है, ठीक है। इन्होंने पूछा है G1 फेज के दौरान, तो फर्स्ट तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, जो सेल ग्रो होती है इन साइज एंड प्रिपेयर होती है फॉर DNA के रेप्लिकेशन के लिए, ये हमारा यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है G1 फेज के दौरान, राइट। ओके, थर्ड होता है क्रोमोजोम अलाइन होते हैं एट मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट दे दिया गया, तो इसका मतलब ये हमारी किसकी बात कर रहा है, एम फेज की बात कर रहा है। ओके, जो सेल डिवाइड होती है वो कब होती है, एम फेज के दौरान, ठीक है। हमें सिर्फ G1 फेज के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 138। यहाँ पे आपको चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। CH4 और Cl2 आपकी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, ओके। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो डॉप्स्टन यूनिट है वो मेजर करती है नॉइज़ को। एनवायरनमेंट में जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए डॉप्स्टन यूनिट का यूज़ किया जाता है, जो कि गलत है। जो डॉप्स्टन यूनिट होती है वो आपके बताती है कि एयर कॉलम में जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे जो ओजोन लेयर एयर कॉलम में उसकी कितनी थिकनेस होगी, जो थिकनेस को मेजर करता है ना, वो किसे मेजर की जाती है, डॉप्स्टन यूनिट में मेजर की जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका सिर्फ इतना काम होता है कि जो ओजोन लेयर है ना, ये जो डिप्लेट हो रही है इसको सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। तो इस टाइप से ये प्रोटोकॉल क्या कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, ओके। फोर्थ, यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ये जो इंसिनेटर्स होता है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो स्क्विड गेम थी, उस स्क्विड गेम एक सीरीज थी, उसमें ना जितनी भी डेथ होने के बाद जो लाशेज होती थी वो लाशों को वो उनमें क्या कर लेते थे, एक हाई टेम्परेचर वाली उसमें डाल देते थे भट्टी में, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती, ऐश में कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है। ये उसी तरह का होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाए कि डिस्पोज करने के लिए हॉस्पिटल्स वेस्ट को, ये बात बिल्कुल सही है, ओके। तो बस सिर्फ जो गलत है, इनकरेक्ट है, वो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 139। जो स्क्यूआ है एक गेंट रेडवुड ट्री है और वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीसीज है, और वो एसोसिएटेड किसके साथ है, बस आपको इन चार ऑप्शन से देख के बताना है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ये जो पटेरिडोफाइटस और ट्री फर्न है, ये दोनों ही हमारे सीडलेस वास्कुलर प्लांट है, ठीक है, ओके। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की, जिम्नोस्पर्म की। ये जिम्नोस्पर्म एक टाइप से आप बोल सकते हो कि जो स्क्यूआ ट्री था ना आपका, ये एक टाइप का कोनिफर होता है, ठीक है। इस कोनिफर से ही क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डिवीजन होते रहते हैं और टूटते रहते हैं, ठीक है, ऐसे इनका डिवीजन होता रहता है। अब होता क्या है ऐसे टाइप के प्लांट्स में, इन टाइप के प्लांट्स में आपको नेक्ड सीड्स मिलते हैं, ठीक है। जो मोस्टली हमने क्या देखा है, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स या ओवरी के अंदर इनक्लोज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर, इस कोनिफर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, नेक्ड सीड्स मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो ये एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर से, यानी फ्रूट्स के अंदर सीड्स मिलेंगे आपको, इसमें जो सीड्स मिलेंगे वो आपको फ्रूट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बस जिम्नोस्पर्म में ये डिफरेंस था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 140। ए वोल्टामीटर विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 1800 ohm can be used to measure the potential difference across a 200 ohm resistor. Equivalent resistance of circuit will be, ऑप्शंस हैं आपको गिवन, ओके। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक तो वोल्टामीटर दिया है, एक आपको रजिस्टर दिया है, ठीक है। क्या मेज़र करना है, आपको मेज़र करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस सर्किट का मेज़र करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या गिवन है, अब ये बता रहा है कि आपको वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो आपको रजिस्टर दे रखे, वोल्टामीटर रजिस्टर, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो समझ जाए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालना है उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R, ये हमारा वोल्टामीटर का होगा, प्लस 1/R ये हमारा उस रजिस्टर का होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको गिवन है, ओके। तो जिसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R, वोल्टोमीटर की कितनी है 1800 आपकी ओम, प्लस 1 रजिस्टर की क्या है, रेजिस्टेंस की 1/200 ओम है, ओके। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज़ को प्रॉपर क्या करने के लिए, आपको इनको कट करने के लिए बोल सकते हो, एलसीएम लेने के लिए, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से क्या कर देंगे, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो इस हिसाब से वैल्यूज़ हो जाएंगी 1 ये हमारी 1800 प्लस में 9/1800,
तो इस हिसाब से अगर मैं इसको और फर्दर सोल्व करूँ तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस में 9 डिवाइड बाय 1800 विच इज़ 10 बाय 1800। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए तो वैल्यू आ गई 1/180। ओके, तो इसको अगर और रीअरेंज करूँ तो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 180 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 141। द कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर ऑफ स्विस चीज़ इज ड्यू टू। वन बाय वन देख लेते हैं ऑप्शंस को। जो लैक्टोबैसिलस है उसको हमें पता है, जो हमारे पास मिल्क होता है, ठीक है, उसमें उसको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको हमें किस बैक्टीरिया की नीड पड़ती है, वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। तो यहाँ पे तो इसका चीज़ मेकिंग में कोई रोल नहीं है। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं सेचेरोमाइकस। इसका किस में यूज़ होता है, ये एक टाइप का क्या होता है, जीनस ऑफ यीस्ट होता है। ये कोई प्राइमरी एजेंट नहीं है आपके स्विस चीज़ के टेक्सचर को बताने के लिए, ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ओके, आपका फोर्थ देख लेते हैं एक बार। ये जो आपका पेनिसिलियम है ये आपका ब्लू चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, ब्लू चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, ना कि स्विस चीज़ के टेक्सचर को बताने के लिए। तो थर्ड होगा वो हमारा यूज़ होगा प्रोपिनोबैक्टीरियम। इसमें होता क्या है, इसमें आप लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब हम क्या करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। जब फर्मेंटेशन हो रही होती है वो फर्मेंटेशन किसकी वजह से होगी, इस बैक्टीरिया की वजह से होगी, ठीक है। तो जैसे इस बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंटेशन हो रही होगी तो वहाँ पे लोड्स ऑफ अमाउंट में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से स्विस चीज़ है उसका टेक्सचर बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, ये प्रोपियोनोबैक्टीरियम यूज़ हुआ, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 142। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, sorting एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली साइट है, ठीक है। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसाइज, ओके। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन को, ठीक है, इस प्रोटीन को, ठीक है, और साथ में आप बोल सकते हो लिपिड को भी, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, फोर देख लेते हैं एक बार। जो लाइजोसोम है इसका क्या यूज़ होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, जिसका काम क्या होता है, जो हमारे स्टमक में वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, ये क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, ठीक है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, अब बात आती है थर्ड, गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस का क्या काम है, इसका काम है मॉडिफिकेशन का, ठीक है, सॉर्टिंग का और पैकेजिंग का। ये जो गोल्गी अपरेटस है ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं उनको रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक, इस एंडोप्लाज्मिक ग्लैंड से क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या करता है, इनको रिसीव करता है, फिर उसके बाद उनको मॉडिफाई करेगा, उनको सॉर्ट करेगा, उनकी पैकेजिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर जगह जो जहाँ जहाँ इनको पहुँचाना है, इनसाइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, गोल्गी अपरेटस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस 143। For refraction at concave spherical surface separating glass air medium, the distance of the object should be greater than z times the radius of curvature of the refracting surface for the image to be real. The value of z is, ऑप्शन आपको गिवन है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो हमें अब यूज़ करना है फॉर्मूला, हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, रिफ्रैक्शन वाला यूज़ करना है। ये फार्मूला होगा रिफ्रैक्शन का एट स्फेरिकल सरफेस पे। तो इस टाइम पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये भी तभी यूज़ करना है जब स्फेरिकल सरफेस हो, उस टाइम पे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो है कनकेव, ठीक है। ओके, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इस फार्मूले में μ1 क्या है आपका, μ1 आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपको गिवन है, कितना है, फर्स्ट ग्लास। अब ग्लास है तो उसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, वो होता है 1.5,
ठीक है। μ2 आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, जो कि ले रखा है यहाँ पे एयर ले रखा है। तो एयर का आपको याद रखना है, μ2 का वैल्यू होगा 1, राइट। ओके, इसके बाद आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब जो कनकेव होता है वो कनकेव कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सारी लाइट्स आती हैं पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल टू एक्सिस, और ये वाला होता है आपका कोटेड, ठीक है। और जितनी भी लाइट आएंगी कनकेव मिरर पे वो सारी की सारी क्या होती हैं, इस कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सारी लाइट एक पॉइंट्स पे क्या करती है, मीट करती है, फैलती नहीं है, डाइवर्ज नहीं होती, ठीक है। हमसे केस वैसे भी पूछा कौन सा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया होगा रियल वाला केस, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, इमेज क्या होगी आपकी, रियल होगी। तो रियल होगी तो ये राइट साइड बनेगी इस तरफ, यहाँ पे बैक साइड में, ठीक है। तो इस तरफ बनेगी तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, तो अब इस केस को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो आप, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो देखना है आपको। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपका, ये सर्कल कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो हमें -r पुट करनी है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड रखा जाएगा। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट, एक मिनट, जो यू होगा, ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो भी हम लेफ़्ट साइड रखेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -u। ओके, वी की बात कर लेते हैं, जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो इमेज बनेगी हमारी वो हमारी राइट साइड बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो इस तरफ बनेगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव वी रखना है। जस्ट हमें सबकी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, अब जस्ट हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो पुट कर देते हैं, 1/v -1.5 डिवाइड बाई -u इक्वल्स टू 1 - 1.5 डिवाइड बाई -r, ठीक है। ओके, माइनस माइनस को ये रीअरेंज करके तो फाइनल आ जाएगा 1/v प्लस 1.5 बाई u इक्वल्स टू 1 में से 1.5 गया, 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ओके, तो वैल्यूज ओवरऑल आ जाएगी हमारी 0.5 डिवाइड बाई r, राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि फॉर रियल इमेज, अगर आपको रियल इमेज बनानी है तो रियल इमेज फॉर्म करने के लिए आपको v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी होगी। अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ऑफकोर्स 1/v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू कब 0 होगी, जब राइट साइड वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। ओके, तो इसको रीअरेंज करते हैं, 1/v इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को उस तरफ ले गए हम, 0.5 बाई r माइनस 1.5 बाई u। अब यहाँ पे 1/v जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 0.5 बाई r माइनस 1.5 बाई यू ग्रेटर देन 0। ओके, तो इस वैल्यू को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 0.5 बाई r ग्रेटर देन 1.5 बाई यू, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.5 u ग्रेटर देन होना चाहिए 1.5 r के। ओके, इसमें सिर्फ u की वैल्यू निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन होगी 1.5 बाई 0.5 r के। ओके, अब 0.5 और 1.5 को जब क्रॉस कट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को कट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 3r, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चंस को हम रीड आउट करते हैं। ये बोला हुआ है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, यानी u की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन z टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, z टाइम्स बोला है, ठीक है। तो u की वैल्यू, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए z टाइम्स। तो z की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 144, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो फेमस है हमारा जिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। जिंक की कोटिंग करते हैं क्योंकि जिंक यहाँ पे हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिंक एल्यूमिनियम से ऊपर आता है, ठीक है, और इन सब से भी, और आयरन से ऊपर होता है। तो इससे होता क्या है कि जिंक क्या हो गया उसके केस में, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इनसे ऊपर है तो जिंक हो गया मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव होते हैं किसी दूसरे के मुकाबले, तो जब हम उसकी कोटिंग करते हैं तो सबसे पहले वो कोरोड होते हैं, ठीक है, वो कोरोड होंगे सरफेस में, एयर मीडियम में, ठीक है। सबसे पहले वो अपने आप को लीव आउट करेंगे, वो अपना सेक्रीफाइस करेंगे, और वो अपने अंदर जो भी जिसके ऊपर कोटिंग की गई है, ठीक है, जिस भी मेटल के ऊपर, तो उस मेटल को क्या कर लेंगे, सेफ कर रख लेंगे, ठीक है, और अपने आप को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन है जो प्रोसेस है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 145. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सीन शार्पली द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ द, हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमारी रेटिना पे फॉर्म्ड होती है और एग्जैक्ट उतनी भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो रेटिना ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस इज 146. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे पूछा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा मैच नहीं करता, ठीक है, कौन सा इंक्लूड नहीं होता। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म्स दे रखा है। मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है कि जितने भी ऑल ये जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या अपनी ह्यूमन बॉडी होगी, तो अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं वो सब किसकी वजह से होती है, इस मेटाबॉलिज्म्स की वजह से होती है, ठीक है। ओके, ये तो इसमें इंक्लूड हो रहा है। ओके, ग्रोथ, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी साइज, मास, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ पे ही है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसी पे ही आती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आती हैं। ओके, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शंस भी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो ये भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट हो गया। ओके, बात आती है फोटोसिंथेसिस की। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक प्रोसेस है जो प्लांट्स होते हैं या फिर आपकी एल्गी है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज भी, जो हमारी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आपके केमिकल एनर्जी में, मीन्स सन से लाइट लेंगे और फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, फंगीज, उन बॉडीज़, वो तो इस फोटोसिंथेसिस का यूज़ नहीं करते, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं बैठता। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 147. हमें मैच द कॉलम करने हैं। लेफ्ट साइड दे रखा है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विच इज़ बेकिंग सोडा। बी दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज़ MgOH की होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा कैलेमाइन सॉल्यूशन है। ओके, डी हमारा है स्लेक्ट लाइम है। स्लेक्ट लाइम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट्स में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए। ओके, अब बात आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हमारा एंटी एसिड है, ठीक है। ओके, एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था आपका, फंगल इन्फेक्शन प्लांट में हो जाए तो उसको रोकने के लिए। ऐसे ही कैलेमाइन सॉल्यूशन है, वो आपका यूज़ होता है जब चींटी काट जाती है या भेड़िड वगैरह, मधुमक्खी बीज, ठीक है, तो उस टाइम पे हम किसका सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन का, उसको रजिस्ट करने के लिए। ओके, डी है हमारा स्लेक लाइम, ठीक है, ये हमारा होता है एसिडिटी, जो एसिडिक सोइल होती है, जब सोइल में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हम स्लेक लाइम का यूज़ करते हैं। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे OH दे रखे हैं, तो बेसिक मीडियम हो गया, तो इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 148. वट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, SER बोल रहे हैं। ऑप्शन हमें देखने हैं। अब जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सेल ऑर्गेनील है जिसका प्राइमरी इन्वॉल्व होता है आपके लिपिड्स, प्रोटीन्स तो नहीं, सिर्फ लिपिड्स को सिंथेसाइज करने में, जिसके अंदर आपके स्टीरॉइड्स आते हैं, ठीक है। ओके, अब बात आती है प्रोटीन सिंथेसाइज, वो हमने अभी पढ़ा था, राइबोसोम उसका काम होता है, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, एटीपी को सिंथेसाइज ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 149. विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा उसके अंदर। अब बात आती है कि जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में हम मेनली डिस्कस करते हैं, एक गैसियस साइकिल और एक आपका सेडिमेंट्री साइकिल।
सेडिमेंट्री साइकिल। अब जो आपका गैसियस साइकिल होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपके एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज है ना उनसे रिलेटेड होता है आपका वो, ठीक है। उसमें आती है आपकी नाइट्रोजन गैसेस, कार्बन पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो आपका सेडिमेंट्री साइकिल होता है वो आपकी अर्थ क्रस्ट से, जो आपकी अर्थ है, मिट्टी है, सोइल है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी गैसेज वगैरह हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, तो वो होते हैं आपका सल्फर, आपका फॉस्फोरस, ठीक है, और कैल्शियम, ठीक है। इनके बारे में मोस्टली सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आता है सेडिमेंट्री साइकिल, तो हम देख लेते हैं सल्फर फॉस्फोरस कैल्शियम किस में आ रहा है। तो नाइट्रोजन कार्बन नहीं, ये तो इसका नहीं है। नाइट्रोजन सल्फर, सल्फर आ रहा है, नाइट्रोजन नहीं है। सल्फर और फॉस्फोरस, हाँ ये, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 150। सेलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम देयर फूड चेन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके, तो अब वन बाय वन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ये जो जू प्लांक्टन है, ये ग्रास होपर है, ये काऊ है, ये तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें कंज्यूम की जाए, ठीक है। ये सारे प्राइमरी इसलिए हैं, प्राइमरी का मतलब क्या है कि ये जो भी चीज़ प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है उनको ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये जो जू प्लांक्टन है इसका सोर्स क्या है फूड का, ये है हमारा साइटोप्लैंक्टन, ठीक है। और जो ग्रास ऊपर होते हैं और जो काऊ वाले होते हैं, इन दोनों का जो फूड है वो क्या है, ग्रास है, ठीक है, ओके। तो इन सब के लिए ये क्या हो गए, आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार थर्ड को देख लेते हैं। जो मैंने बताया साइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री, ये क्या है, कंज्यूमर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये फूड है, ठीक है। वो किसी के लिए भी आ सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए आ सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर हो रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर कोई और है, तो कंज्यूमर हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है, ओके। अब बर्ड आ गया, फिश आ गया, वोल्फ आ गया। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में देखो, मैन आ गया, लाइन आ गया, वल्चर आ गया। मैन आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। लाइन आपका सेकेंडरी है और टर्सरी तो हो ही सकता है, ठीक है, जो कार्निवोर्स में आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके ये हो गए। हमसे सिर्फ पूछा था प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, फूड्स वगैरह वहाँ से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके, थैंक यू।